हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? आपको ये बताना है। जो राष्ट्रीय झंडा है उसको फहराने के लिए जो निजी भवनें होती हैं उनमें फहराने के लिए किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इसका अधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, दूसरा संविधान का अनुच्छेद 19A या फिर फर्स्ट, तीसरा संविधान अनुच्छेद 21, चौथा है अनुच्छेद 25 और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार है ये अनुच्छेद 19(1) के तहत इसका अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19A या फिर अनुच्छेद 1। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अब ये बताना है कि जो मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंदर का कौन सा मौलिक अधिकार है। पहला सूचना का अधिकार, दूसरा है काम का अधिकार, तीसरा है शिक्षा का अधिकार, चौथा है मकान का अधिकार, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी मानव के लिए मौलिक अधिकार माना जाता है। यदि इसमें पूछ लिया जाए जो शिक्षा का अधिकार है इसको कब घोषित किया गया, तो ये 21वें संविधान संशोधन में 2002 को इसको घोषित किया गया था, शिक्षा का अधिकार। यदि इसमें ये पूछ लिया जाए कि निःशुल्क शिक्षा किस वर्ष के बच्चों को दी जाती है, तो निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसका अधिकार दिया गया। और ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 किसके अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 21 का के अकॉर्डिंग है। तो ये क्वेश्चन कई इस क्वेश्चन से कई आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अब ये बताना है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 20, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 22 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? पहला है अनुच्छेद 341, दूसरा है 342, तीसरा है 343, चौथा ऑप्शन है 346 और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 343। क्या हो जाएगा? 343। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो पहला है अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 32, तीसरा है अनुच्छेद 245, तीसरा है चौथा अनुच्छेद 326, पांचवा है अनुच्छेद उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 245 के अकॉर्डिंग संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों की प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कौन सा है? पहला है शहरी स्वशासन के बारे में, दूसरा पंचायती व्यवस्था के बारे में, तीसरा है राजनीतिक दल बदल के बारे में, चौथा है भाषाओं के बारे में और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में वर्णित करता है। किसमें? 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं के बारे में वर्णित करती है। यदि इसमें पूछ जाए 9वीं अनुसूची जो है वो किसके लिए वर्णित करती है, तो 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण के लिए अनुसूची 9वीं वर्गीकरण करता है। यदि 10वीं की बात की जाए तो राजनीतिक दल के बारे में इसका बताता है और 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताता है और नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो अनुसूची 12वीं। और इसमें पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची के बारे में बताओ तो 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, CH4 मतलब मीथेन, दूसरा है O2 ऑक्सीजन, तीसरा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। जो ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए जिम्मेदार होती है वो CO2 होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख जिम्मेदार गैस है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि बलपक्रम है वो मेघालय का है राष्ट्रीय उद्यान, जो पन्ना है वो बिहार का है। तो जो पन्ना है ना, पन्ना बिहार का नहीं है, पन्ना MP का है। किसका है, पन्ना जो है MP का है। तो यही गलत है, तो इसमें यही पूछा गया कौन सा गलत है। तो पन्ना है, इसको याद रखेंगे, जो पन्ना है तो पन्ना MP का राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, या मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो पन्ना है, और बलपक्रम पूछा जाए तो मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है, और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए तो गुइंडी तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है, और मुल्लेम जो है गोवा का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये चारों आपको याद रखना है। पन्ना इसमें गलत था, पन्ना बिहार का राष्ट्रीय उद्यान दिया था, जो कि पन्ना मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये चारों आपको याद रखना है। बलपक्रम मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना मध्य प्रदेश का है, और गुइंडी तमिलनाडु का है, और मुल्लेम जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छिद है। और इसमें ये बताना है सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है। पहला है चंडीगढ़, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है दादरा एवं नगर हवेली या दमन दीव, चौथा है लक्षद्वीप, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सबसे कम वन की बात की जाए तो वो चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है, सबसे कम की बात की जाए तो चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो पारिस्थितिक पिरामिड बताइए जिसमें सदैव सीधे पिरामिड बनते हैं, और इसमें ये पूछ लिया गया है कि उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। पहला है संख्या की पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो जीव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा एवं सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड होते हैं। दोनों प्रकार के पिरामिड पूछे जाए, उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड की बात की जाए तो जीव भार का पिरामिड, जो जीव भार होता है वो समुद्री में तो उल्टा होता है, जो जीव भार होता है वो समुद्री में उसका पिरामिड उल्टा बनता है। और यही चल घास स्थल में पूछ लिया जाए तो घास स्थल में इसका पिरामिड सीधा बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। यदि इसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह पारिस्थितिकी पिरामिड बताइए जिसमें केवल सीधा पिरामिड बनता हो, तो वो क्या ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव क्या होता है, सीधा बनता है हमेशा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा पिरामिड बताओ जो सदैव सीधा बनता है, तो वो ऊर्जा का पिरामिड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह पत्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यदि इसमें ये पूछ लिया जाए कि ये किस तट पर स्थित है, तो ये दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पूर्वी तट पर ये स्थित है। यदि ये पूछ लिया जाए कि ये कितने क्षेत्र में फैला है, तो ये 10,50,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, 10,50,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहाँ पर किस तट पर स्थित है, तो दक्षिण पूर्वी में स्थित है। ये भी याद रखेंगे, जो मन्नार की खाड़ी है ये दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस तट पर स्थित है, तो दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन क्या है, सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। अब ये बताना है जो लिस्बन घोषणा है किस इकाई से संबंधित है। पहला है वायु, दूसरा है पर्वत, तीसरा है महासागर, तीसरा चौथा है मीठे पानी के ग्लेशियर, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा है ये महासागर से संबंधित है। किससे संबंधित है, महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है। जनसंख्या की वृद्धि से पूछा जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। इसमें सही कथन पूछा गया है तो सही कथन पहला हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सिक्किम की जनसंख्या जो है 6 लाख है। क्या है, 6 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, 6 लाख है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 है। कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है। और इसमें सही पूछा गया तो सही ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या में वृद्धि दर बताना है कि जो भारत में 2001 2011 के बीच जो जनगणना हुई थी उसमें महिला जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी हुई थी। पहला है 21.44%, दूसरा है 18.12%, तीसरा है 23.18%, चौथा ऑप्शन है 17.64%, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। जो महिला महिला जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो 18.12 की हुई थी। यदि इसमें पूछ लिया जाए कि पुरुषों में वृद्धि दर कितनी हुई थी, पुरुषों की बात की जाए, यदि पुरुषों की बात की जाए पुरुषों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी तो 17.19 हुई थी। कितनी हुई थी, 17.19% की इसमें पुरुषों में वृद्धि दर हुई। तो इसमें महिला की पूछा गया तो महिला के लिए हो जाएगा 18.12%। अगला क्वेश्चन क्या है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है लिंगानुपात, दूसरा है साक्षरता दर, तीसरा है जनसंख्या घनत्व, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपरोक्त में से एक में से कोई नहीं। जो कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात यदि पूछ लिया जाए तो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा यदि पूछी जाए तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में स्थित पीनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा बताना है। पहला है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तीसरा है उत्तर से दक्षिण, चौथा है पूर्व से पश्चिम, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो इंग्लैंड में पीनाइन नामक पर्वत श्रेणी है उसकी यदि दिशा पूछी जाए तो उसकी दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। क्या, उत्तर से दक्षिण होती है। यदि इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है इंग्लैंड की रीढ़ किसे कहते हैं, यदि ये पूछ लिया जाए इंग्लैंड की रीढ़ किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड की रीढ़ के बारे में पूछा जाए कि इंग्लैंड की रीढ़ किसे कहते हैं तो पेनाइन्स पर्वत श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड की रीढ़ कहते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, इंग्लैंड पेनाइन नामक जो पर्वत श्रेणी है उसको हम इंग्लैंड की रीढ़ भी कहते हैं। इससे दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं कि जो पेनाइन नामक पर्वत श्रेणी है इसकी दिशा क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इंग्लैंड में स्थित है। और इंग्लैंड की रीढ़ किसे कहते हैं तो पीनाइन नामक पर्वत श्रेणी उसको हम इंग्लैंड की रीढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। पहला है कैलिफोर्निया, दूसरा है तुर्की, तीसरा है विक्टोरिया, चौथा है साइबेरिया और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा साइबेरिया। जो साइबेरिया है वो जंगल झाड़ी
या फिर दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु का एक प्रकार नहीं है। इसमें प्रकार ये पूछा गया कि जो प्रकार नहीं है, तो साइबेरिया है तो उसका प्रकार नहीं है, बाकी ये सभी इसके प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? पहला है मध्य कोरिया, दूसरा है उत्तर न्यूजीलैंड, तीसरा है मध्य चिली, चौथा है अफ्रीका के दक्षिण छोर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, जो उत्तरी न्यूजीलैंड है वो भूमध्य सागरीय का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पहला है मध्य चिली, दूसरा है केप टाउन, तीसरा है एडिलेड, चौथा है पंपाज और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, पंपाज। जो पंपाज है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रचलित स्थान नहीं है, प्रचलित क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खगोल वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत राशि का नामकरण निम्न आधार पर किया गया है? किसके आधार पर किया गया है? पहला है अमेरिकन चंद्रा देवी, दूसरा है इटालियन सूर्यदेव, तीसरा है जापानी सूर्य देवी, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापानी सूर्य देवी के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया गया था। किसका? पार्टिकल अमैत रासु का नामकरण किसके अकॉर्डिंग किया गया है? जापानी सूर्य देवी के अकॉर्डिंग किया गया। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा सादृश ग्रह कौन सा है? अब ये बताना है चंद्रमा सादृश ग्रह कौन सा है। पहला है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें चंद्रमा सादृश ग्रह पूछा गया तो चंद्रमा सादृश ग्रह बुध हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जो ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र ही क्या होती है? दिखने की कलाएं होती है। बुध और शुक्र में क्या होती है? दिखने की कलाएं होती हैं। इसीलिए यह चंद्रमा का एक सादृश ग्रह है। बुध क्या है? बुध ये चंद्रमा का एक सादृश ग्रह है। और बुध और शुक्र ही क्या होते हैं? ये दिखने की एक कलाएं होती हैं, बाकी कोई ग्रह इस तरीके से इनकी दिखने की कलाएं नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। अब ये बताना, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और ये भी पूछ लिया जा सकता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम कब होती है? किस दिन होती है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया गया अपसौर में, दूसरा उपसौर में, तीसरा है ग्रीष्म संक्रांति में, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपसौर। क्या हो जाएगा? अपसौर। जो अपसौर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। यदि ये पूछ लिया जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है, तो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई में सबसे अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की। यदि ये पूछ लिया पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी कब होती है, तो उपसौर में होती है। किसमें होती है? कम की बात की जाए तो उपसौर आ जाता है। और ये कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को सबसे कम, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और ये उपसौर में आ जाता है। किसमें होती है? उपसौर में। और अधिक की बात की जाए तो अपसौर आ जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? पहला है हेमेटाइट, दूसरा है सिडेराइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है मैग्नेटाइट। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।